नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन सेट एकेडमी के करंट अफेयर्स के आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके हर शिफ्ट में 10 से 15 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्योंकि ये आपके पूरा एनालिसिस करके आपके परीक्षा पैटर्न को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथियों, आप हमारे वन सीट एकेडमी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए, एक सीट पक्की करने के लिए यह सेशन आप जरूर ध्यान से देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश ने। साथियों, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह जो सिस्टम है इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? याद रखेंगे, इसका उपयोग वनों में आग लगने पर और अवैध कटाई को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अवैध कटाई, वनों की अवैध कटाई की ट्रैकिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साथियों, ये जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। वह क्यों कहते हैं? याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ कान्हा और बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित है। कौन सा? कान्हा और बांधवागढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्या खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? पावर लिफ्टिंग में जसप्रीत कौर ने जो पदक जीता वह स्वर्ण पदक जीता। साथियों, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण पदक जीता। इसको आप याद जरूर रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिव्यांग एथलीटों के लिए किया जाता है। किसके लिए? दिव्यांग एथलीटों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन कर यह खिताब जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले ब्रेल पुस्तकालय को कहाँ स्थापित किया गया है? ब्रेल पुस्तकालय को स्थापित किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में दिव्यांग छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए? दिव्यांग छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए इसका उपयोग हुआ, इसका निर्माण किया गया था। इस पुस्तकालय में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए डिजिटल स्क्रीन रीडर, क्या डिजिटल स्क्रीन रीडर और आधुनिक ब्रेल की किताबें भी उपलब्ध है। ब्रेल लिपि की जो किताबें हैं उपलब्ध हैं। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। क्या है? प्रशासनिक राजधानी। इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने पहली बार विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। साथियों, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? सतत व्यापार सूचकांक में भारत जो है 23वें स्थान पर रहा। कौन सा स्थान पर? 23वें। ऑप्शन नंबर सी 23वें स्थान पर इसमें भारत रहा है। इसको आप याद रखेंगे। सतत व्यापार सूचकांक, जिसे STI कहा जाता है, STI आर्थिक विकास और पर्यावरण नीतियों के संतुलन के आधार पर तैनात किया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से डोगरा राजवंश के दुर्लभ सिक्के और पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं? किस पुस्तकालय से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। याद रखेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। डोगरा राजवंश का ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से जम्मू से है। जम्मू कश्मीर और क्षेत्रीय इतिहास से रहा है। उत्तर प्रदेश का यह सबसे पुराना और देश का एक बेहद
प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसका संबंध डोगरा राजवंश का संबंध जम्मू से था, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर ए साथियों बुल्गारिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी राजधानी और मुद्राएं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी है सोफिया। क्या है? इसकी राजधानी है सोफिया। अगर मुद्रा की बात कर जाए कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है लेव। याद रखेंगे, मुद्रा लेव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से हुई थी। इसका आप याद जरूर रखिएगा। इसका मुख्य वैश्विक मुख्यालय हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सेशन कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? इसका प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कहाँ पर? गोरखपुर में साथियों। ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, यानी वहीं से इनका ये कर्मभूमि है, और यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। इस राज्य स्तरीय प्रथम महिला विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? पूर्वांचल की जो छात्राएं हैं उनको तकनीकी व उच्च शिक्षा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। गोरखपुर में ही प्रसिद्ध धार्मिक प्रकाशक गीता प्रेस स्थित है। याद रखिएगा, गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में ही स्थित है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने औरलम अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है? औरलम अभयारण्य को पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है किसने? केरल ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें केरल की राजधानी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम इसका जो है राजधानी है, और इसकी राजभाषा मलयालम है। इसको भी आप याद रखेंगे, मलयालम जो है इसकी राजभाषा है। केरल जो है देश में सर्वोच्च साक्षरता दर और 100% यानी 100% प्राथमिक शिक्षा वाला अग्रणी राज्य है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। तो औरलम में वन्य जीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अपनी जैव विविधता और विभिन्न दुर्लभ तितलियों की प्रजाति के लिए इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में कितने आधुनिक बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है? कौन सी पार्क? बीज पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 बीज पार्क बनेंगे। कितने? 5 बीज पार्क बनेंगे। इन 5 आधुनिक बीज पार्कों की स्थापना से किसानों को उन्नत और जलवायु अनुकूल बीज आसानी से उपलब्ध होंगे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे यूपीसीएआर कहते हैं, यूपीसीएआर यानी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। इसको भी आप याद रखेंगे, लखनऊ में इसका जो है मुख्यालय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है किसको? शरद कुमार लखनपाल को। याद रखेंगे, शरद कुमार लखनपाल को इससे सम्मानित किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। शरद कुमार लखनपाल को यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 में दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 2026 में यह दिया गया। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारतीय दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। और यह महात्मा गांधी के 1915 में महात्मा गांधी भारत जब आए थे, उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर घटकर अब कितनी रह गई है? राज्य में जो बेरोजगारी दर है वह अब घटकर रह गई है कितना?
2.24%, यानी 2.24% यह रह गई है। यह डेटा जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जारी की गई है। सुरेश खन्ना इस समय उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, इन्होंने यह जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया महिला ओडीआई मैच में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 50 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाया है? सबसे तेज शतक बनाया है स्मृति मंदाना ने। ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक बेहद स्टार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सलामी बल्लेबाज है। यह ऐतिहासिक मैच नई दिल्ली के प्रसिद्ध अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसे पहले फिरोज शाह कोटला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिरोज शाह कोटला का मैदान कहा जाता था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ मात्र 50 गेंदों में 50 गेंदों में तेज तर्रार शतक पूरा किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रथम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी साथियों, प्रयागराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह संयंत्र कचरे के वैज्ञानिक निरास्तरण से पर्यावरण अनुकूल बिजली बनाने की तकनीक पर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है क्यूआर कोड के साथ किस शहर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इंदौर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर बात कर जाए तो इसकी राजधानी है भोपाल। कहाँ है? मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली डॉल्फिन सफारी किस जिले में शुरू की जाएगी? पहली डॉल्फिन सफारी शुरू की जाएगी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में। साथियों वाराणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। क्या है? संसदीय क्षेत्र है, जो गंगा नदी के तट पर बसा दुनिया का प्राचीनतम शहर है। गंगा नदी के तट पर बसा दुनिया का प्राचीनतम शहर है। इस सफारी, यह जो डॉल्फिन सफारी है, इसका उद्देश्य गंगा नदी में भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का पर्यटकों को दीदार कराना है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य का आधिकारिक उत्सव घोषित किया है? गणेश उत्सव को राज्य का आधिकारिक उत्सव घोषित किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। गणेश उत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? गणेश उत्सव जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1893, याद रखिएगा। 1893 में इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार यूपी में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? यूपी में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा वो 737 कितना? 737.4 लाख 733.4 लाख जो है मीट्रिक टन रहा। कितना? 737.4 लाख मीट्रिक टन। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किया गया। नियोजन एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा यह किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी स्मारक की स्थापना की घोषणा उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो आगरा में हुई है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, आगरा में इसकी स्थापना करी गई है। आगरा अपने प्रसिद्ध ताजमहल जो कि एक मुगल वास्तुकला है, लेकिन बनाया था भारतीयों ने ही, मुगल वास्तुकला का नाम दिया गया है, और ऐतिहासिक आगरा किले का ये पूरे दुनिया में जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा किले से गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है, जहां वह मुगलों की कैद से मुक्त हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोमैड कैपिटलिस्टिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान है? नोमैड कैपिटलिस्टिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की अगर बात कर
जाए तो इसमें भारत का 148वां स्थान है। कौन सा? 148वां स्थान इसमें भारत का रहा है। यह सूचकांक पासपोर्ट की साख को कर नीति, कौन सी? कर नीति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वीजा मुक्त यात्रा सुगमता मापता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अब भारत में वर्तमान में कई देशों के साथ ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल समझौते का विस्तार कर रहा है, यानी वीज़ा का झंझट खत्म होने वाला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नियमित टीकाकरण की निगरानी के लिए लॉन्च किए गए जो राइज ऐप है, इसका पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इसका पूरा नाम है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो राइज ऐप है, याद रखेंगे, यह जो राइज ऐप है इसको उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम, कौन सी? एएनएम और आशा बहुओं को बाल टीकाकरण का डिजिटल प्रशिक्षण देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा करी है? इसको भारत और स्पेन ने। ऑप्शन नंबर ए, भारत और स्पेन ने दोनों ने मिलकर इसको डुअल मनाने की घोषणा करी है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। डुअल ईयर 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? डुअल ईयर 2026 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सिनेमा, यानी सिनेमा, उच्च शिक्षा और विज्ञान व्यापारिक निवेश को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक राजभवन का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या रखा गया है? ऐतिहासिक जो राजभवन है इसका नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान माननीय राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल, इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस समय यही जो है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बन गया है? यह पहला कौन सा बना है? तो एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्स दिल्ली का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है। एम्स दिल्ली जो है वह देश का सबसे प्रथम, यानी सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा व अनुसंधान संस्थान है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितनी वित्तीय सहायता का प्रावधान है? इसके लिए प्रावधान कितने वित्तीय सहायता का है? तो 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 1 लाख रुपए साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की इस नई निर्यात नीति 2025 से जो 30 वाला यह नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कुल निर्यात को 2 गुना करना है। राज्य के जो कुल निर्यात है उसको 2 गुना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भदोही का कालीन, मुरादाबाद का पीतल और अलीगढ़ के ताले इस संवर्धन नीति के मुख्य हिस्से रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? यूपी पुलिस द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो याद रखेंगे सवेरा 2.0 योजना। सवेरा 2.0 योजना को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा के लिए। इस योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं, जो अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए की गई है। इसके तहत पुलिसकर्मी बुजुर्गों के घर जाकर उनका पंजीकरण करते हैं और आपातकाल में त्वरित सुरक्षा देते हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है? आदर्श वाक्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। याद रखेंगे, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, यानी आदर्श वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में जारी पुस्तक
सिंग डांस एंड लीड किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे, यह पुस्तक लिखी गई है हिंदुल सेनगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुल सेनगुप्त के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? कितना प्रतिशत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने आपको परसों वाले सेशन में करवाया था। परसों वाले सेशन में हमने आपको यह करवाया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देश की पहली कोस्टल एंड वेंडर वर्ल्ड सेंसस की शुरुआत कहां पर किया गया है? इसका शुरुआत कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर मरीन नेशनल पार्क। जामनगर मरीन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाम मरीन नेशनल पार्क गुजरात राज्य के जो है, यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी तटीय क्षेत्रों में स्थित भारत का पहला मरीन पार्क है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ओडीओपी, याद रखिएगा, ओडीओपी की तर्ज पर एक जनपद एक व्यंजन योजना आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? इसको आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2026 को शुरू की गई। 24 जनवरी 2026 को 77वें स्थापना दिवस पर इसको शुरू किया गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में, याद रखेंगे, 2018 से हर साल 24 जनवरी की उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है वर्ष 2018 से। इसको आप याद जरूर रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इसी की याद में जो है 24 जनवरी को 2018 से यह मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किस अफ्रीकी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव वेलेविचिया माराबिलिस से सम्मानित किया है? इस सम्मान से सम्मानित किया है किसने? नामीबिया ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों नामीबिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीकी देश, दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख देश है जिसकी आधिकारिक राजधानी विंडहोक है। इसकी आधिकारिक राजधानी है विंडहोक, याद रखिएगा। और मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। नामीबियाई डॉलर इसकी मुद्रा रही है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को सुदृढ़ करने के लिए मिला है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है रिहंद बांध, सोनभद्र यानी पिपरी नामक स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकटाड। ऑप्शन नंबर सी अंकटाड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए यूपी का कौन सा नगर निगम जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करके वनीकरण कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी नगर निगम इस जापानी तकनीक से बहुत कम जगह में पारंपरिक वनों की तुलना में 10 गुना तेजी से घने पौधे उगाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 दुनिया में 20 सबसे बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। अगर बात कर जाए कि भारत ने इसकी मेजबानी कब करी थी, तो 2023 में वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ भारत ने जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए वर्ष 2024-25 में कितने घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया? इसमें लगभग 65 करोड़ लोगों ने
लगभग 65 करोड़ लोगों ने जो है इसका दौरा किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस स्थान पर की है? इसकी घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश, आगरा। ऑप्शन नंबर ए आगरा, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2030 तक निर्यात को अपने महत्वाकांक्षी मूल्य तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कितने महत्वाकांक्षी मूल्य तक पहुंचाने का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 50 बिलियन डॉलर तक जो है रखने का जो है यह किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, द बिल्स ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 किस पुराने ब्रिटिश कालीन कानून को प्रतिस्थापित करता है? यह प्रतिस्थापित करता है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 वाला जो यह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम डिजिटल व कागज रहित ई कोर्ट कहाँ शुरू किया गया? ई कोर्ट शुरू किया गया कहाँ पर? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी साथियों प्रयागराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस प्रकार के अपराधों के त्वरित निपटान के लिए हाल ही में देशव्यापी EFIR सेवा शुरू करी है? EFIR सेवा को शुरू किया है किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साइबर अपराध के निपटान के लिए इसको शुरू किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस बुनकर व्यक्ति को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है मोहम्मद हनीफ अंसारी को। याद रखेंगे मोहम्मद हनीफ अंसारी को यह प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना मूल्य प्राप्त करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस समय की बात करी जाए तो रसायन उद्योग में दुनिया में उत्पादन क्षमता में भारत छठे स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर भारत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल पर वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? नैमिषारण्य सीतापुर जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर्व पर संघर्ष विराम की घोषणा की थी? इसकी घोषणा किसने करी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संचालन और पंजीकरण में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की दावेदारी के लिए भारत ने किस शहर को चुना है? इसकी मेजबानी के लिए अहमदाबाद को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इस शहर को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है, भारत का बोस्टन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पहला प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न क्या है? किस राज्य की वन परियोजना को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? नागालैंड को। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नागालैंड की स्थापना, तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। याद रखेंगे 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 16वें राज्य के रूप में हुई थी। कौन सी? 16वें राज्य के रूप में हुई थी। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इस समय भारत में कुल कितने राज्य है? राज्यों की संख्या आप हमें कमेंट में बताएंगे कि भारत में इस समय कुल कितने राज्य है। अगर बात करी जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको
कन्फ्यूज़न के लिए कि नागालैंड जो है इसकी राज्य भाषा या आधिकारिक भाषा कौन सी है। आप इसका आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा है या राजकीय भाषा है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए, इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन को कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।